गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +2 इकोनॉमिक्स का जो इंडियन इकोनॉमी अपनी बुक चल रही है उसका सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है कि फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आर्थिक नीतियां हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं अंडर प्लानिंग टिल 1991। तो ये क्या कह रहा है कि 1991 से पहले और एक 1991 के बाद में अलग अलग नीतियां सेपरेट पॉलिसीज बनाई गई थी, उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन फिलहाल का जो टॉपिक है ये अध्ययन करेगा द प्रेजेंट सेक्शन डिस्क्राइब फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन द पीरियड 1951 टू 1991। मीन्स 51 से लेके 91 तक के बीच की जो पॉलिसीज हैं, जो डाटा रहे अपने पास, उनका हमने अध्ययन करना है। तो सबसे पहले है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर भारी भरोसा किया गया। कि इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991 इंडिकेट हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। दस इसलिए इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 औद्योगिक नीति 1956 की एज मैनी एज 17 इंडस्ट्रीज वाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकारी क्षेत्र सरकार ही बना सकती थी, 17 उद्योगों को रखा गया। एज अगेंस्ट 12 इंडस्ट्रीज ईयर मार्क्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर, और 12 उद्योग ऐसे थे जिनको प्राइवेट के लिए अलग से रखा गया। इट वाज लाइक दैट, ये भरोसा किया गया, महसूस किया गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कि समाज का जो सामाजिक दर परिवर्तन है कुड बी अचीव्ड, उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ओनली थ्रू ए कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा हम उसको पूरा कर सकते हैं। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो निजी क्षेत्र था उसका रेगुलेटेड डेवलपमेंट, कैसा विकास किया गया, नियमित विकास किया गया। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एक्ट 1948, जो औद्योगिक नियम अधिनियम था 1948, न्यू इंडस्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ए लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। निजी क्षेत्र के अंदर क्या कर दिया गया कि कोई भी जब तक लाइसेंस ना ले ले, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ना करा ले, तब तक उसको एस्टेब्लिशमेंट की परमिशन नहीं थी। इसी प्रकार मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, इट मीन्स MRTP एक्ट 1969, ये याद रखना है आपने, MRTP एक्ट, ठीक है। एकाधिकारात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, एकाधिकारात्मक और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 placed several restrictions on the expansion of existing industries in private sector, कि जो निजी क्षेत्र था उसके अंदर जो वर्तमान उद्योग थे उनको विस्तार के लिए भी क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग थे हमारे। एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इनको तो प्रोटेक्ट किया गया, किसको, SSI को। लार्ज के लिए क्या किया गया, नियमावली बनाई गई, नियम बनाए गए। तो LSI लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स, पर्टिकुलरली विशेष रूप से MRTP एक्ट जो हमने अभी पढ़ा था, कि मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। SSI ऑन द अदर हैंड वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन, प्रतियोगिता से बचने के लिए, प्रतियोगिता से सुरक्षात्मक कराने के लिए। फिर क्या कह रहा है ये कि सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वाज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिसाइड्स। सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का कुछ क्षेत्र ऐसा निर्धारित किया गया, वाज एक्सक्लूसिवली रिजर्व, उसको रिजर्व रखा गया फॉर SSI। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज डेवलप्ड टू ऑफर टू कैटर टू नीड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए जो वित्तीय संस्थान थे हमारे, उनको भी। सेवरल बोर्ड्स जैसे लाइक हैंडलूम बोर्ड्स, सिल्क बोर्ड वर एस्टेब्लिश टू प्रोमोट द प्रोडक्ट ऑफ SSI इन द ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार के अंदर SSI के जो प्रोडक्ट थे उनको प्रमोट करने के लिए एक ये बोर्ड बनाई गई। फिर है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, किसका विकास भाई, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योगों का विकास की रणनीति अपनाई गई। इंडस्ट्री लाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मतलब जो भारी उद्योग है, वर आइडेंटिफाई एज ए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। दीज इंडस्ट्रीज वर टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, इनको प्रायोरिटी दी गई, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, पहले पूर्वाधिकार, इनको उस आधार पर इनको विकसित किया गया।
उसके बाद है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और विनियोग के ऊपर भी क्या किया गया, फोकस किया गया कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर आइडेंटिफाई एज द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आर्थिक समृद्धि के जो एक प्रकार से मुख्य निर्धारक तत्व, की डिटर्मिनेंट्स का मतलब मुख्य निर्धारक तत्व के रूप में उनको पहचान दी गई। हाई इंटरेस्ट रेट वर ऑफर्ड टू प्रोमोट सेविंग, सेविंग को प्रमोट करने के लिए क्या प्रस्ताव दिया गया कि बचत की दर जो है ना ब्याज की, वो हाई रखी गई कि आप जितना पैसा ज्यादा बचाएंगे तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। वाइल जबकि इन्वेस्टमेंट वाज इंड्यूस्ड थ्रू सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स, इन्वेस्टमेंट यदि कोई करेगा तो उसको क्या मिलेगा, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, आर्थिक सहायता, कि किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया उसको सब्सिडी दी गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, विदेशी प्रतियोगिता से भी बचाया गया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हाई इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क जो है ना हाई रखा गया, ऊंचा रखा गया। एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए ऑन इंपोर्ट, आयात के ऊपर। आयात के ऊपर मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब क्या हो गया कि आप एक मात्रा बना दी उसकी क्वांटिटी कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था उसके ऊपर फोकस किया गया। इट इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इंपोर्टेड फ्रॉम एब्रोड, जो हमारा घरेलू उत्पादन था वस्तुओं का, विच वर इंपोर्टेड फ्रॉम एब्रोड, जो विदेशों से इंपोर्ट करते थे। द बेसिक आइडिया वाज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, मुख्य आधार इसका विचार क्या था, टू सेव किसको बचाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को, विदेशी विनिमय को, कि यदि हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी मुद्रा बाहर जाएगी। एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, और आत्मनिर्भर होने के लिए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी, विदेशी पूंजी यहां पर किस तरीके से आती है, एक शब्द सुना होगा आपने एफडीआई, इट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फेरा, फेरा का मतलब क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी विनिमय अधिनियम, नियमन अधिनियम बनाया गया। लोन्स फ्रॉम एब्रोड वर अकॉर्डेड हायर प्रायोरिटी देन एफडीआई, एफडीआई की बजाय उनको प्रायोरिटी दी गई एब्रोड से लोन लेने के लिए। दिस वाज टू मिनिमाइज इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो विदेशी विनियोजक थे घरेलू बाजार के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, केंद्रीकृत नियोजन, कि प्रोग्राम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वर अलाइंड टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, किस पर्पज से, ग्रोथ एज स्पेसिफाइड एट द स्टेट लेवल डिड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद द ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ एज स्पेसिफाइड इन द 5 ईयर प्लान्स, जो पंचवर्षीय योजनाएं, अब पंचवर्षीय योजनाएं आपने पढ़ी होंगी, मैंने आपको बताया था। एक चार्ट दे रखा है बच्चों, देखिए प्लान एंड पीरियड। फर्स्ट प्लानिंग कब से शुरू हुई, 51 से 56 तक, आपने ऐसे याद रखना है, कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। उसके बाद में 3 एनुअल प्लान, बीच में एक एक साल के 3 एक वर्षीय प्लान आए, उसके बाद में फिर पंचवर्षीय आई। तो ये पूछेगा कि पहली का उद्देश्य क्या था, फोकस ऑफ द प्लान और द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या था। तो इस टाइप से आपने ये एक चार्ट दे रखा है, इनको बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है इनको। तो पहला टॉपिक हो गया अपना। नेक्स्ट है आज का सक्सेस ऑफ प्लानिंग, की योजनाएं जो की गई पंचवर्षीय योजनाएं, इनका अचीवमेंट क्या किया गया, इनका अचीवमेंट क्या गया, सक्सेस क्या रही इनकी। तो पहला देखिए इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आपने हेडिंग को दिमाग में रखना है, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके अंदर जो डाटा दे रखे हैं उनको समझ के देखो, टेबल से दे रखी है, फर्स्ट प्लान के, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इस टाइप से 12 तक। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एट 11-12 प्राइस परसेंटेज, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान में 4.6, फिर डाउन हो गई, फिर डाउन होती चली गई, फिर अप हो गई, फिर अप हो गई, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस टाइप से। तो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ, की राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या सूचक है, किस बात का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये ऑब्जर्वेशन किए गए हैं कुछ 3-4 कि ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग, ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग, योजना जो थी उनके समय से पहले, राष्ट्रीय भारत की राष्ट्रीय आय इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम, साल की 0.5% पर एनम बढ़ती थी वो। इंडियन इकोनॉमी वाज देयरफॉर ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर एक गतिहीन, स्टैग्नेंट का मतलब रुकी हुई, निष्क्रिय, गतिहीन।
increased in national income during the first plan was 4.6% per annum against the target of 2.1% per annum. टारगेट था हमारा 2.1 और हो गई है 4.6% per annum. Between the second and third 10th plan, the target was to raise national income by 5% per annum, but this target was achieved only between 5th and 10th plan. देखिए 5th में और 10th plan में. Increase in national income during the 11th plan was 7.5% against the target of 9%. अब 11th plan के अंदर क्या था, 9 का टारगेट था और हमने अचीव कितने की 7.5. तो इस प्रकार से बता रहा है कि ये सक्सेस रही हमारी. तो ये कुछ 2-4 डाटा भी आपने याद से करने पड़ेंगे, लिख लिख देखना इनको, तब जाके याद होंगे. इंक्रीज इन पीसीआई. पीसीआई क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय. प्रति व्यक्ति आय का मतलब अमेरिका में एक आदमी एक दिन में कितना रुपया कमाता है, ठीक है, भारत में कितना रुपया कमाता है, ये होती है पीसीआई. तो ओवर टाइम पीसीआई हैज रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज, एक महत्वपूर्ण वृद्धि उसमें हुई. हेयर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन किए गए. ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन पीसीआई हैड ओनली बीन नॉशनल, मतलब काल्पनिक थी वो केवल क्या थी, काल्पनिक थी. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वाज स्लो. रफ्तार उसकी कैसी थी, शुरुआत में धीरे थी. जस्ट 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान बट इट पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली, लेकिन बाद में लगातार क्या हो गई, ये बढ़ती चली गई. तो इस प्रकार से हल्के से आपने ये डाटा को रीड करना है. फिर है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर कैसे वृद्धि हुई, कैसे बढ़ोतरी हुई. ड्यूरिंग द 5 प्लान देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट. देखो डाटा दे रखे हैं ये 1950 से 51 और 2015 से 16. यहाँ पर 9.3%, यहाँ पर 33.3% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये विनियोग की दर हो गई. ये भी डाटा यहीं दे रखे देगी. 9% ऑफ नेशनल इनकम सेविंग थे, रेट ऑफ सेविंग. इट इंक्रीज टू 31.3% एट द एंड ऑफ 11th प्लान, और 15-16 में ये हो गई. इसी प्रकार रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की. इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, खेती के अंदर जो संस्थागत और तो तकनीकी परिवर्तन हुए हुए कैसे. 5 ईयर प्लान हैव कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 वेज, 2 तरीके से. थ्रो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से, और थ्रो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में सुधार. तो देखो भूमि सुधार कैसे किया गया, स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट एंड टिलर ऑफ द सोइल, ठीक है, जो उसका मालिक है किसान, एक तो किसान जो उसमें काम करता है, एक जो उसका ओनर है, उनके बीच में. मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट्स, जो किराया था उसका आधुनिकीकरण, उसको नियमित किया गया. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, भूमि का पुनर्वितरण किया गया. एंड ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है. उसके बाद में है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का. हर पॉइंट का आपने देखो प्रश्न क्या है अपना, कि सक्सेस ऑफ प्लानिंग जो योजनाएं थी उनकी सक्सेस कहां कहां थी. तो राष्ट्रीय आय में, पीसीआई में, एंड नेक्स्ट है अपना सेविंग इन्वेस्टमेंट के अंदर. एग्रीकल्चर में तकनीकी परिवर्तन आए वो, और उद्योगों के अंदर जो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन हुआ, विविधीकरण हुआ. फर्स्ट 5 ईयर प्लान गेव ए बिग पुश टू बेसिक द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर्स. तो ये पॉइंट्स के नोट किए गए कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज बीन अराउंड 7% पर एनम, 7% वार्षिक. इन द 11th प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन growth rate was 7.2%. It increased to 5.8% in 2016-17. ठीक है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे ये रेलवे ब्रिज हो गई, सड़क हो गई, ठीक है, और भाई कोई डैम हो गया, इस टाइप से इनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल का मतलब हेल्थ का, एजुकेशन का. समाज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये होंगे. दीज हैव रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम.
जैसे डेथ रेट का बता दिया इसने, एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये डाटा है, एक बार आपने ढंग से इनको रीड करना है, ठीक है। डाटा को जितना हम लिख लिख देखेंगे तभी बात बनेगी। डेथ रेट हैज केम डाउन टू 6.4 पर 1000 इन 2016 फ्रॉम 27 पर 1000 इन 1951। 1951 में 27 थे प्रति हजार के ऊपर, अब ये केवल 6.4 रह गए। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के ऊपर भी क्या बताया गया, कैसे सफलता दी गई वो भी बताया गया इसके अंदर, कि कितने बेरोजगारी की दर क्या थी, कितने बेरोजगार थे, ये डाटा दे रखे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट थे अपने। लास्ट का रहेगा इसका फेल्योर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि फेल्योर कैसे हुई, भारत के अंदर जो योजनाओं की असफलताएं क्या थी। एब्जेक्ट पुअर्टी, एब्जेक्ट पुअर्टी का मतलब हो गया एक दयनीय गरीबी, बहुत दर्दनाक गरीबी थी जिसके अंदर। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, कीमतों का मतलब महंगाई हो जाना, ठीक है, तो उसकी ऊंची दर हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जो बेरोजगारी बीमारी थी एक प्रकार से। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था वो। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन था किसका, अमाउंट का, धन का, पैसे का, ठीक है, वो भी क्या हो गया, सिकुड़ता चला गया। तो इस प्रकार से ये दे रखा है इसके अंदर, तो आपने एक बार रीड करना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए कि सर ये समझ नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा रीड करा दूंगा, आपने मेरे को फीडबैक देना है। इनको एक बार लिख के देखना है, पढ़ना है, ये डाटा याद करने हैं। कुछ समझ में ना आए, हेडिंग आपने पक्के याद करनी है अपनी। थैंक यू बच्चों।